हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द आवर चैनल। लेट्स लर्न विद एसबी सिंह। हमारी सीरीज़ चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस स्टडी। इस सीरीज़ के हमने 2 क्लासें कर चुके हैं ऑलरेडी। उनमें हमने 116 क्वेश्चंस अटेंड कर लिए हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उन्हें देखिए। उसके अंदर हमने मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉडल पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अटेंड कर चुके हैं। और इस क्लास में भी है, हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, मॉडल पेपर के क्वेश्चंस भी हैं। तो आप लेकिन पहले आप उन क्लासों को अटेंड कर लीजिए अगर नहीं किए तो। अगर कर चुके हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन 117th क्वेश्चन, जो कि है बीमा जुआ नहीं है, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो अब हम आंसर देखते हैं। बीमा जुआ नहीं है। जुए में एक पक्षकार को हानि होती है और दूसरे को लाभ, जबकि बीमा में ऐसा नहीं है। बीमा हानि से बचने के लिए करवाया जाता है, जबकि जुआ को मनोरंजन या लाभ प्राप्त करने के लिए खेला जाता है। बीमा एक अवैध अनुबंध है बीमा एक वैध अनुबंध है, जबकि जुए को अनुबंध अधिनियम में व्यर्थ घोषित किया गया है। ओके, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। बीमा और जुआ में अंतर इस तरह से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118th क्वेश्चन। क्वेश्चन आ जाता है बीमा दान नहीं है, इस कथन की व्याख्या करो। तो इसका आंसर देखते हैं। बीमा दान भी नहीं है, क्योंकि दान बीमा किसी वास्तविक प्रतिफल के लिए ही दिया जाता है, जबकि बीमे में वैध और वास्तविक प्रतिफल होता है। ओके, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 119th क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। यस, क्वेश्चन है बीमाकर्ता कौन है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। वह व्यक्ति या संस्था जो किसी दूसरे व्यक्ति को जोखिमों से होने वाली हानि की पूर्ति का वचन देती है, उसे हम बीमाकर्ता कहते हैं, है ना। जो हमारा हानि होने पर उसकी पूर्ति करे, है ना। कोई संस्था हो सकती है या कोई व्यक्ति हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120th क्वेश्चन। क्वेश्चन हो जाएगा बीमित व्यक्ति से आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर देखते हैं। बीमा अनुबंध का दूसरा पक्षकार जो बीमा की विषय वस्तु का स्वामी होता है या जिसका बीमा की विषय वस्तु में हित होता है। बीमित कोई व्यक्ति, फर्म या संस्था अथवा कंपनी के रूप में हो सकता है। ओके, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 121th क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन। अधिबीमा क्या है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर देखते हैं। जब किसी संपत्ति का बीमा उसके मूल्य से अधिक धनराशि का कराया जाता है तो उसे अधिबीमा कहते हैं। ओके, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हों को अवश्य देखिएगा। एक बार पढ़ने मात्र से याद हो जाए ऐसे क्वेश्चन से। इन्हों को आप डेली अगर 10-10, 20-20 क्वेश्चन भी याद करते हैं तो जल्दी हो जाएंगे ख़त्म। इसके बाद आपको पूरी बुक पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, काफ़ी है, ये इनफ है। आप आराम से 80 अबव स्कोर करेंगे एग्ज़ाम में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22nd। दोहरा बीमा से आज से स्पष्ट कीजिए। तो आंसर हो जाएगा जब कोई बीमित एक ही विषय वस्तु पर एक से अधिक बीमाकर्ताओं से अधिक बीमा पत्र क्रय करता है तो उसे दोहरा बीमा कहते हैं। ओके, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 123। तो क्वेश्चन इस तरह से, इंश्योरेंस शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इंश्योरेंस शब्द का अर्थ बताना है। इसका आंसर देखते हैं। इस शब्द का प्रयोग उन अनुबंधों के लिए किया जाता है जिसमें हानि होने की संभावना तो पाई जाती है, किंतु हानि होना निश्चित नहीं होता है। क्षतिपूर्ति अनुबंध, अग्नि, समुद्री बीमा में इत्यादि में इन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, जो कि है 124। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। बीमा को
बीमा को उसके आधारों के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। तो इसके आंसर देख लेते हैं। पहला तो हो जाएगा बीमा की प्रवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण, फिर व्यवसायिक आधार पर वर्गीकरण, फिर जोखिम के आधार पर वर्गीकरण। ओके, इस तरह से आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 125th क्वेश्चन, जो कि है जीवन बीमा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जीवन बीमा का अर्थ स्पष्ट करना है, तो आंसर देखते हैं। जीवन बीमा में बीमा करता है एक निश्चित प्रतिफल, जिसे प्रीमियम कहते हैं, के बदले बीमित को उसकी मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को अथवा निश्चित अवधि पूर्ण होने पर बीमित को एक निश्चित समयावधि तक प्रीमियम की राशि चुकानी होती है। ओके, इस तरह से जीवन बीमा का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 126, जीवन बीमा कराने के लिए प्रचलित संस्थाओं के नाम लिखिए। तो हम आंसर देखते हैं। हमारे देश में जीवन बीमा व्यवसाय भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे LIC भी कहते हैं, के साथ साथ कुछ निजी कंपनियां जैसे कोटक महिंद्रा, बजाज एलियाज और ICICI प्रूडेंशियल द्वारा भी किया जाता है। ओके, ये इत्यादि कंपनियां हो जाएगी जीवन बीमा करवाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 127, सामाजिक बीमा का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सामाजिक बीमा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामाजिक बीमा वह योजना है जो अल्प आय वर्ग के लोगों को अधिकार पूर्वक वह राशि लाभ के रूप में प्रदान करती है जो बीमित, सेवा योजक तथा सरकार के अंशदान से एकत्रित होती है। ओके, इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन है, सामाजिक बीमा के प्रकारों के नाम लिखिए। इसका आंसर देखते हैं। पहला मृत्यु बीमा, बीमारी बीमा, बेरोजगारी बीमा, असमर्थता बीमा और वृद्धावस्था बीमा। ओके, ये सामाजिक बीमा हो जाएंगे जो सामाजिक रूप से होते हैं, सामाजिक बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29th क्वेश्चन हो जाएगा, बीमा के उद्देश्यों अथवा कार्यों को विभाजित कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका उद्देश्य देखते हैं पहले। बीमा के उद्देश्यों कार्यों को अध्ययन की सुविधा के लिए निम्नलिखित 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला हो जाएगा प्राथमिक उद्देश्य / कार्य, सहायक उद्देश्य / कार्य, या सामान्य उद्देश्य या कार्य। ओके, इस तरह से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 एजेंट कौन होता है स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर देखते हैं हम। एजेंट वह व्यक्ति होता है जिसे प्रधान द्वारा तृतीय पक्षकारों के साथ अपने प्रदान के अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार एजेंट प्रधान एवं तृतीय पक्षकारों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। एजेंट अपने मालिक, आगे देखते हैं, एजेंट अपने मालिक के सभी कार्य मालिक द्वारा प्रदत्त स्पष्ट या ग्रहित अधिकारों एवं निर्देशों की सीमा के भीतर रहकर ही करता है। ओके, इस तरह से आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एजेंट की नियुक्ति किस प्रकार की जा सकती है स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर देखते हैं। एजेंट की नियुक्ति प्रधान द्वारा की जाती है, किंतु प्रधान केवल वही व्यक्ति हो सकता है जिसमें अनुबंध करने की क्षमता हो, अतः निम्नांकित व्यक्ति एजेंट नियुक्ति कर सकते हैं। सभी वयस्क व्यक्ति, सभी स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति, सभी ऐसे व्यक्ति जिन्हें देश के किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। ओके, इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 31 का।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 सॉरी। तो क्वेश्चन हो जाएगा, बीमा एजेंट के कोई 3 प्रतिबंधित कार्य स्पष्ट कीजिए। तो पहला हो जाएगा, बीमाकर्ता अथवा निगम के लिए किसी भी प्रकार की धनराशि वसूल करना, है ना। सेकंड हो जाएगा, किसी दूसरे बीमा एजेंट के कार्यों में हस्तक्षेप करना या उसके प्रस्तावकों को बहलाना फुसलाना आदि। तीसरा हो जाएगा, बीमाकर्ता की ओर से किसी जोखिम को स्वीकार करना। ये प्रतिबंधित कार्य हैं जो कोई एजेंट नहीं कर सकता है, उस करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 33। बीमा की 4 सामाजिक उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, 2021 मॉडल पेपर जो आरबीएससी की तरफ से ऑफिशियल जारी हुआ है, नमूना प्रश्न पत्र, है ना, उसका क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं। सामाजिक बुराइयों की रोकथाम। आर्थिक बुराइयों एवं गरीबी के कारण ही समाज में लोग चोरी करने, भीख मांगने और वेश्यावृत्ति जैसी सामाजिक बुराइयों को प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन बीमा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को और अपने आश्रितों को आर्थिक रूप से सक्षम कर सकता है। फलतः समाज स्वस्थ, समृद्ध और बुराइयों से मुक्त रहता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा, सभ्यता की प्रतीक। बीमा सामाजिक सभ्यता के विकसित होने का प्रतीक है। जिन देशों में बीमा का विकास नहीं हुआ उन्हें पिछड़ा ही माना जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जीवन स्तर में सुधार। बीमा लोगों को बचत करने तथा जोखिमों को हस्तांतरित करने का अवसर प्रदान करता है। इससे बीमितों की आर्थिक स्थिति संतुलित रहती है। फलतः बीमित अपने जीवन स्तर को समान बनाए रखने और निरंतर ऊंचा उठाए रखने में सफल हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। तो इस पॉइंट को समझते हैं। बीमा जनता को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क बनाता है। पूरे विश्व में अनेक बीमा कंपनियां स्वास्थ्य सुधार आंदोलन चला रही है। बीमा कंपनियां अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में शिक्षाप्रद सामग्री का भी वितरण कर रही है। और आगे देखते हैं, बीमा कराते समय स्वास्थ्य जांच की काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होती है, क्योंकि इससे बीमित यदि किसी बीमारी से ग्रसित है तो उसे उसकी जानकारी भी मिल जाती है। ओके, इस तरह से आंसर हो जाएगा। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 में पूछा गया है। 2 साल पहले का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछा जा सकता है। इसके आगे स्टार लगा सकते हैं अपन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञापन नए ग्राहक बनाता है कैसे। तो इसका आंसर हो जाएगा, विज्ञापन के माध्यम से वस्तु की उपलब्धि, कीमत, उपयोगिता आदि के बारे में जानकारी मिल जाती है, जिससे नए ग्राहक बनते हैं। ओके, या फिर आकर्षित होते हैं। और आप बढ़ा सकते हैं इसमें पॉइंट्स, आकर्षित होते हैं, इस तरह से और भी ग्राहक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सर्वप्रथम विक्रय कर भारत के कौन से राज्य में लागू हुआ। यह भी बोर्ड का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं, सर्वप्रथम विक्रय कर भारत के राज्य मध्य प्रदेश में 1938 में लागू किया गया था। ओके, 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन इस तरह से, उत्तरदायित्व व्यक्तियों के होते हैं, व्यवसाय के नहीं, कथन को स्पष्ट करो। ओके, तो इसका आंसर देखते हैं, उत्तरदायित्व व्यक्तियों के होते हैं, व्यवसाय के नहीं। जो ऐसा करते हैं वह केवल यह दिखावा होता है। ऐसी सोच वाले व्यापार जगत के लिए सरकार कुछ कानूनी प्रावधान
के द्वारा प्रबंध को लाभ का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों पर व्यय करने के लिए बाध्य करता है। ओके, समाज के प्रतिनिधि के रूप में, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है, व्यापार एवं प्रबंध द्वारा समाज सेवा व कल्याण के लिए संचालित किए जाने वाले कार्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। व्यापार एवं प्रबंध द्वारा समाज सेवा या कल्याण के लिए कई कार्य एवं कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जैसे स्वास्थ्य एवं शुचिता के लिए बच्चों में हाथ धोने की आदत का विकास करना, स्वस्थ स्वच्छ भारत अभियान के लिए जागरूकता फैलाना, समाज में कुशल रोजगार के लिए कौशल अभियान में जिम्मेदारी लेकर सहभागिता से प्रशिक्षण देना एवं युवाओं को रोजगार योग्य बनाना। ओके, ये आंसर हो जाएगा। आंसर अब थोड़े बड़े बड़े हैं। ये वो क्वेश्चन है जो 3-4 नंबर में पूछे जा सकते हैं, 4 नंबर 2 नंबर इनों में, इसलिए इनों के आंसर्स भी थोड़े बड़े बड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। HR बोवेन ने सामाजिक दायित्व की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य उन नीतियों को लागू करना, उन निर्णयों को लेना तथा उन कार्यों को करना जो समाज के मूल्यों एवं उद्देश्यों के लिए वांछनीय है। ओके, ये इस तरह से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व के विकास से संबंधित स्तरों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा, R. जोसेफ मॉन्सेन ने प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के विकास के निम्न 4 स्तरों को उल्लेखित किया है। तो पहला स्तर हो जाएगा कानून का पालन। पहले स्तर पर कानून का पालन प्रथम स्तर, जन आकांक्षाओं की पूर्ति द्वितीय स्तर, जन आकांक्षाओं का पूर्वानुमान तृतीय स्तर, जन आकांक्षाओं का सृजन चतुर्थ स्तर। ओके, इस तरह से आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन है, उद्यमी की स्वार्थ भावना क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। उद्यमी समाज की इच्छानुसार उत्पादन तभी करता है जब ऐसा करने से उसे लाभ होता हो। इस प्रकार जब समाज उद्यमियों को अधिकतम लाभ अर्जित करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर देता है तो उनकी स्वार्थ भावना ही उत्पादन बढ़ाने का आधार बन जाती है। ओके, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन पूछ रहा है, सामाजिक उत्तरदायित्व का न्यूनतम स्तर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, इस स्तर पर प्रबंध उपक्रम के संदर्भ में व्यावसायिक कानूनों का पालन करके सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। यह सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का न्यूनतम स्तर है। ओके, ये न्यूनतम स्तर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42 तो क्वेश्चन इस तरह से, अधिकतम लाभ प्रबंध की अवधारणा किस कृति पर आधारित है, नाम लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं। अधिकतम लाभ प्रबंध की अवधारणा एडम स्मिथ की प्रसिद्ध कृति वेल्थ ऑफ नेशंस पर आधारित है। ओके, ये नाम याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, वेल्थ ऑफ नेशंस। ओके, इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको स्टार लगा लीजिए यहाँ पे। ओके, स्टार लगा लीजिएगा और इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, न्यासीता प्रबंध क्या है, समझाइए। न्यासीता प्रबंध, तो इसका आंसर देखते हैं। न्यासीता प्रबंध की अवधारणा बीमा की मंदी से प्रेरित है। इसमें यह स्वीकार किया गया है कि प्रबंध का उत्तरदायित्व तो केवल लाभ अधिकतम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्मचारियों, अंशधारियों, पूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और अन्य सामान्य के प्रति इसका दायित्व है।
ओके, इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। ये 2 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इनके आंसर भी थोड़े बड़े हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रबंधकों का स्वयं के ऋणदाताओं के प्रति किन्हीं 3 दायित्वों को समझाइए। ओके, तो इसका आंसर देखते हैं, इसके तीनों दायित्व देखते हैं। पहला दायित्व हो जाएगा ऋण राशि का सदुपयोग करना, दूसरा हो जाएगा मूल पूंजी व ब्याज का समय पर भुगतान, ऋणदाताओं को इच्छित सूचनाएं उपलब्ध कराना। ओके, ये इसके 3 दायित्व हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है प्रबंधकों के विश्व के प्रति किन्हीं 3 दायित्वों को स्पष्ट करो। तो इसके 3 दायित्व देखते हैं। पहला दायित्व हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी व तकनीकों को। फिर दूसरा दायित्व हो जाएगा अन्य देशों के सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों का आदर करना, तथा तीसरा हो जाएगा पिछड़े राष्ट्रों में उद्योग स्थापित करना। ओके, इस तरह से आंसर हो जाएंगे तीनों दायित्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 146। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, स्पष्ट करो। तो सामान्य शब्दों में निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व का आशय व्यवसाय द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हितों हेतु की जाने वाली विभिन्न सामाजिक क्रियाओं तथा गतिविधियों से है। ओके, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोबाइल वेल्थ वैन पर टिप्पणी कीजिए। मोबाइल हेल्थ वैन पर। ओके, तो इसका आंसर देखते हैं। राज्य सरकार और केयर इंडिया ने अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। इन कार्यक्रमों के तहत 14 मोबाइल हेल्थ वैन 144 गाँवों में अपनी सेवाएं दे रही है। यह आंकड़ा भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एमसीक्यू टाइप में के क्वेश्चंस में अवश्य पूछा जा सकता है, या फिर इस स्कीम के बारे में भी पूछा जा सकता है, मोबाइल हेल्थ वैन इत्यादि। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिनों में कुछ यूनिक चीज़ हो, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। वो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड हो, या इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, या प्रबंध से, किसी से भी ऐसे जो यूनिक टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है, उनको ध्यान रखिएगा, अवश्य पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्नातक रोजगार अनुकूलन कार्यक्रम क्या है, समझाइए। इसका आंसर देखते हैं। बाड़मेर जिला मुख्यालय के दोनों राजकीय महाविद्यालयों के साथ सहमति पत्र हस्तांतरित कर केयर इंडिया ने स्नातकों की दक्षता में अभिवृद्धि के उद्देश्यों से प्रत्येक कॉलेज में कंप्यूटर लैब तथा क्लासरूम निर्मित तथा विकसित किए हैं। ओके, निर्माण भी किया है, और उन्होंने कोई पहले पुराने क्लासेस थे तो उनका विकास भी किया, उन्होंने विकसित किया है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैसे से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चंस तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, अवश्य देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो आप इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा, पेशा एक विशेष प्रकार का कार्य है जिसके निष्पादन में व्यवस्थित ज्ञान एवं सामान्य शब्दावली का उपयोग किया जाता है, तथा इसमें कुछ निश्चित प्रमापों एवं मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रतिपादित आचार संहिता की आवश्यकता होती है। ओके, इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन है, एमबीओ को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर परिभाषित करते हैं। एमबीओ अर्थात उद्देश्यानुसार प्रबंध पीटर एफ ड्रकर द्वारा विकसित एक प्रणाली है जिसके अनुसार संगठन में उद्देश्यों का निर्धारण विभिन्न स्तरों के प्रबंधकों व कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिवर्तन प्रबंध क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं। संगठन के बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार संगठन को संयोजित करना,
जिससे संगठन वातावरण की चुनौतियों का सामना कर सके व अवसरों का लाभ उठा सके, परिवर्तन प्रबंध कहलाता है। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है, निर्देशन के दो प्रमुख सिद्धांतों को समझाइए। तो पहला सिद्धांत हो जाएगा उद्देश्यों में सामंजस्य का सिद्धांत, और दूसरा हो जाएगा अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 52 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 53। रेखा संगठन को परिभाषित कीजिए। यह क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, 52 53 ये यूनिक टाइप के क्वेश्चंस है। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनों का आंसर देखते हैं। मैकफार्लैंड के अनुसार रेखा संगठन में प्रत्येक शीर्ष रेखा संबंध होता है जो प्रत्येक स्तर की स्थिति एवं कार्यों के ऊपर व एवं नीचे के स्तर से संबंध स्थापित करता है। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सत्ता क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्ता किसी व्यक्ति की वह योग्यता या क्षमता है जिसमें वह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित कर सकता है। ओके, किसी को प्रभावित करना, उनके विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्राधिकार से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। किसी प्राधिकार या अधिकारी का अधिकार है जिससे वह अपने अधीनस्थों को कार्य करने का आदेश दे सकता है तथा उस आदेश की अनुपालना करवा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंध के समता सिद्धांतों को समझाइए। तो इसका आंसर देखते हैं। प्रबंध का समता सिद्धांत यह कहता है कि प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों के साथ उचित, निष्पक्ष, समता एवं दयालुता का व्यवहार करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 57। निर्णयन अवधारणा क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं। निर्णयन अवधारणा एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य को करने अथवा न करने अथवा समस्या के समाधान के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प का चयन किया जाता है। ओके, ये निर्णयन की अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 58। अंगोरीलता संदेशवाहन क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछा जाता है ये, और ये यूनिक टाइप का क्वेश्चन भी, इसलिए अभी तक नहीं पूछा गया तो आपकी बार पूछा जा सकता है, इनके चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। अंगुरीलता संदेशवाहन अनौपचारिक संदेशवाहन का ही दूसरा नाम है। ऐसा संदेशवाहन संदेशों की पूर्व निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करता बल्कि संदेशों का आदान प्रदान करने वाले व्यक्तियों की स्वाभाविक इच्छाओं का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 59। नेतृत्व की गुणमूलक विचारधारा क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं। गुणमूलक विचारधारा के अनुसार सफल नेता वह है जिसमें कुछ विशिष्ट शारीरिक, मानसिक व व्यक्तित्व संबंधित गुण विद्यमान हो। यह विचारधारा पुरानी एवं सरल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन पूछ रहा है, नियंत्रण की 4 आधुनिक तकनीकों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें पहली तकनीक हो जाएगी PERT या CPM, जिसे हम CPM भी कहते हैं, PERT भी। तो इसको देखते हैं, ये क्या होता है, उल्लेख करते हैं। PERT एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक नेटवर्क डायग्राम तैयार किया जाता है जो लागत व समय को प्रदर्शित करता है। समझना, PERT एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक नेटवर्क डायग्राम तैयार किया जाता है, नेटवर्क डायग्राम है ना, जो लागत व समय को प्रदर्शित करती है, जो कितनी लागत आई है और कितना समय लगा है उसको दर्शाती है ना। ये एक आधुनिक तकनीक है जिसे हम CPM भी कहते हैं। नेक्स्ट तकनीक देखते हैं, प्रबंध सूचना प्रणाली। इसको समझते हैं क्या होता है। प्रबंधकीय निर्णयों हेतु वांछित सूचनाओं के एकत्रीकरण, प्रक्रियांकन, विश्लेषण,
तथा आदान प्रदान करने से संबंधित है। ओके, किससे संबंधित है ये? विश्लेषण, आदान प्रदान, प्रक्रियांकन या एकत्रीकरण, सूचनाओं का एकत्रीकरण, है ना, इससे संबंधित है ये प्रणाली। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 3, प्रबंधकीय अंकेक्षण। तो ये क्या है? प्रबंधकीय क्रियाओं एवं उनके निष्पादन पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु प्रबंधकीय अंकेक्षण किया जाता है। किन पर नियंत्रण करने के लिए? क्रियाओं एवं उनके निष्पादन पर। ओके, प्रबंधकीय क्रियाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पॉइंट। तो पॉइंट 4 हो जाएगा हमारा मानव संसाधन लेखांकन। इसमें संस्था की मानव शक्ति की अधिक प्राप्ति, विकास, क्षतिपूर्ति, संधारण आदि पर किए गए व्ययों का लेखा जोखा रखा जाता है। क्या है? मानव संसाधन लेखांकन। इसमें क्या होता है? इसमें संस्था की मानव शक्ति की अधिप्राप्ति, विकास, क्षतिपूर्ति, संधारण आदि पर किए गए व्ययों का लेखा रखा जाता है। ओके, ये याद रखिएगा, सही से समझिएगा इसे, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन क्या है? हाथोड़ प्रयोग क्या है? हाथोड़ प्रयोग क्या है? तो इसका आंसर देखते हैं। प्रोफेसर मायो तथा उनके साथियों ने 1924 ईस्वी से 1932 ईस्वी की अवधि में मनोविज्ञान आधारित कुछ प्रयोग किए थे। उन्हें हाथोड़ प्रयोग के नाम से जाना जाता है। हाथोड़ प्रयोग के नाम से जाना जाता है। यह प्रयोग वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी इलिनॉइस अमेरिका की है ना। इलिनॉइस के हाथोड़ संयंत्र में किए गए थे। कहाँ पर किए गए थे? हाथोड़ संयंत्र में, जो कि ये अमेरिका में। कंपनी कौन सी है? इलेक्ट्रिक कंपनी है जिसका नाम है इलिनॉइस। ओके, इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें पूछा गया वैज्ञानिक प्रबंध किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से क्या कार्य पूर्ण करवाना चाहते हैं तथा यह देखना कि उसे सर्वोत्तम ढंग तथा मितव्ययता से कैसे पूरा किया जाए। ओके, ये आंसर हो जाएगा हमारा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 63, प्रबंध के वैचारिक कौशल से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। वैचारिक कौशल से तात्पर्य उस योग्यता से है जिसमें कोई प्रबंधक संस्था व उसके बाह्य वातावरण के बीच संबंधों को समझ सके व संस्था की क्रियाओं का उसके साथ समन्वय स्थापित कर सके। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 64, स्वोट क्या प्रकट करता है? तो इसका आंसर देखते हैं। किसी भी प्रबंध में उपस्थित बिंदु की शक्तियाँ, कमजोरियाँ, भविष्य में होने वाले लाभ तथा कमजोरियों को दूर करने का तरीका स्वोट करता है, स्वोट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा इन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें पूछ रहा है अधिकारों के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं हम। अधिकारों के विकेंद्रीकरण से आशय उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों को अधिकार व दायित्व सौंपना है। इन अधिकारों के परिणाम स्वरूप अधीनस्थ अपने कार्यों के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 66, व्यवसाय के बाह्य वातावरण से क्या आशय है? तो इसका आंसर देखते हैं। बाह्य वातावरण वह संगठन का कोई नियंत्रण नहीं होता, अतः संगठन को बाह्य वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालना ही पड़ता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 67,
जिसमें पूछ रहा है परिवर्तन प्रबंध क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं। संगठन के बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार संगठन को समायोजित करना, जिससे संगठन वातावरण की चुनौतियों का सामना कर सके व अवसरों का फायदा उठा सके, परिवर्तन का प्रबंध कहलाता है। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाह्य समन्वय क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं। ऐसा समन्वय जो उपक्रम तथा बाहरी पक्षकारों जैसे सरकार, ग्राहक, पूर्तिकर्ताओं, विनियोक्ताओं आदि की क्रियाओं से संबंध रखता है, बाह्य समन्वय कहलाता है। ओके, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 69, विपणन एक सृजनात्मक क्रिया है, स्पष्ट कीजिए। विपणन एक सृजनशील क्रिया है क्योंकि इसके द्वारा समय, स्थान, स्थायित्व, ज्ञान आदि उपयोगिताओं का सृजन किया जाता है। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, विपणन एक अंतर विषयक विचारधारा है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। यह एक अंतर विषयक विचारधारा है क्योंकि विपणन के अध्ययन एवं व्यवहार में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा मानवशास्त्र आदि विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है। यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 171, क्वेश्चन पूछ रहा है विपणन सार्वभौमिक स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट से भी और ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। हाँ, तो इसका आंसर देखते हैं हम। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में विपणन की आवश्यकता होती है। विपणन के बिना न उपभोग संभव है और न जीवन की क्रियाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 172, विपणन के क्षेत्र को संक्षेप में बतलाइए। इसका आंसर देखते हैं। पहला हो जाएगा बाजार अनुसंधान, विक्रय अनुसंधान, उत्पाद अनुसंधान, विज्ञापन अनुसंधान, विक्रय निधि अनुसंधान, क्रय प्रेरणा अनुसंधान, निर्यात विपणन अनुसंधान। ओके, ये विपणन के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में पूछ रहा है विपणन के क्षेत्र में कौन कौन सी विचारधाराएं प्रमुख है। तो पहला हो जाएगा उत्पादन अवधारणा, उत्पाद अवधारणा, विक्रय अवधारणा, विपणन अवधारणा और सामाजिक विपणन अवधारणा। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, जिसमें पूछ रहा है आधुनिक विपणन के क्षेत्र में क्या सम्मिलित है। तो इसका आंसर देखते हैं। विपणन के उद्देश्यों का निर्धारण, विपणन योजनाओं का निर्माण, विपणन क्रियाओं का संगठन, मानवीय एवं सार्वभौमिक संसाधनों का एकीकरण, विपणन कार्यों का संचालन एवं निर्देशन, विपणन क्रियाओं में समन्वय और सातवां हो जाएगा नियंत्रण। ओके, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। आधुनिक विपणन के क्षेत्र हैं ये, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, जिसमें पूछ रहा है विक्रय अवधारणा की प्रमुख मान्यता क्या है। इसका आंसर देखते हैं। विक्रय अवधारणा की प्रमुख मान्यता यह है कि यदि उपभोक्ताओं को प्रभावित न किया जाए तो सामान्यतः वे किसी उपकरण के उत्पादों में अधिक रुचि नहीं लेते हैं तथा बहुत कम क्रय करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, विपणन विचार उपभोक्ता अभिमुखी को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। विपणन विचार उपभोक्ता अभिमुखी एवं ग्राहक प्रधान है क्योंकि इसमें उत्पादक माल का उत्पादन करने के पूर्व ग्राहक की आवश्यकताओं एवं रुचियों का अध्ययन करता है तथा ग्राहक की पसंद, समस्याओं, सुझावों, प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर ही वस्तु का नियोजन किया जाता है। ओके, यह आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77, इसमें पूछ रहा है आधुनिक विपणन विचारधारा से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। विपणन विचार विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाला एक ऐसा ग्राहकों मुखी प्रबंध
दर्शन है जो संस्था के समस्त विपणन प्रयासों को एकीकृत करते हुए ग्राहक की संतुष्टि पर बल देता है ताकि उचित लाभार्जन के साथ संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। ओके, यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 171, विपणन अवधारणा के मुख्य स्तंभ बतलाइए। पहला स्तंभ हो जाएगा बाजार संकेंद्रण, दूसरा हो जाएगा ग्राहकोन्मुखी दृष्टिकोण, समन्वित विपणन, लाभदायकता, प्रबंध का प्रणाली दृष्टिकोण। ओके, ये हमारा आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 79, जिसमें पूछ रहा है विपणन सम्मिश्र में किन तत्वों का एकीकरण किया जाता है। पहला हो जाएगा उत्पाद, दूसरा कीमत, तीसरा संवर्धन, चौथा वितरण। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, विपणन अनुसंधान के प्रमुख आवश्यक तत्व बतलाइए। तो पहला तत्व हो जाएगा विपणन क्रियाओं का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन, दूसरा हो जाएगा विपणन क्रियाओं एवं समस्याओं के विषय में तथ्यों का संकलन, विश्लेषण एवं निर्वचन, फिर तीसरा हो जाएगा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर ठोस निर्णय लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 81, जिसमें पूछ रहा है विपणन अनुसंधान प्रक्रिया के प्रथम 2 चरण बताइए। तो अनुसंधान के उद्देश्यों और समस्याओं को परिभाषित करना, स्थिति विश्लेषण करना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 82, विपणन अनुसंधान की आवश्यकता किन कारणों से होती है। तो इसका आंसर देखते हैं। वस्तु बाजार का अंतरराष्ट्रीय हो जाना, बाजार का क्रेता अभिमुखी प्रवृत्ति का होना, विपणन प्रतिस्पर्धा का बढ़ जाना इत्यादि, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 83, जिसमें पूछ रहा है विपणन अनुसंधान के क्षेत्र को संक्षेप में बतलाइए। तो पहला हो जाएगा उपभोक्ता अनुसंधान, दूसरा हो जाएगा उत्पादन अनुसंधान, तीसरा हो जाएगा बाजार अनुसंधान, चौथा विक्रय अनुसंधान, मूल्य निर्धारण अनुसंधान, वितरण अनुसंधान, अभिप्रेरणा अनुसंधान, संवर्धनात्मक अनुसंधान, निर्यात विपणन अनुसंधान और नीति अनुसंधान। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें पूछ रहा है सामाजिक विपणन अवधारणा किन घटकों पर आधारित है। पहला हो जाएगा ग्राहकों की संतुष्टि एवं कल्याण, संस्था के लाभ, समाज की समृद्धि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85, विलियम जे स्टैंटन के अनुसार विपणन प्रबंध के प्रमुख कार्य बतलाइए। पहला देखते हैं उद्देश्यों का निर्धारण करना, नियोजन करना, संगठन एवं समन्वय करना, कर्मचारियों एवं अन्य संसाधनों को एकत्रित करना, संचालन एवं निर्देशन करना, विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, हाँ, क्वेश्चन नंबर 86, जिसमें पूछ रहा है कार्य मूल्यांकन तथा योग्यता मूल्यांकन में अंतर बताइए। तो इसका आंसर देखते हैं। कार्य मूल्यांकन विभिन्न कृतियों के सापेक्ष मूल्य से संबंध रखता है, जबकि योग्यता अंकन विशिष्ट कार्यों के संदर्भ में व्यक्ति के सापेक्षिक गुणों एवं मूल्यांकन से संबंध रखता है। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक और बार समझे देखिए। कार्य मूल्यांकन विभिन्न कृतियों के सापेक्ष मूल्य से संबंध रखता है, जबकि योग्यता अंकन विशिष्ट कार्यों के संदर्भ में व्यक्ति के सापेक्षिक गुणों के मूल्यांकन से संबंध रखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 87, जिसमें पूछ रहा है विपणन प्रबंध के कोई 2 उद्देश्य बतलाइए। पहला हो जाएगा समस्त विपणन क्रियाओं का नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण करना, दूसरा हो जाएगा उपभोक्ता की आवश्यकताओं के निर्धारित एवं संतुष्ट करना, उपभोक्ताओं की आवश्यकता को निर्धारित एवं संतुष्ट करना।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, विपणन के वितरण संबंधी कार्यों को बतलाइए। पहला हो जाएगा परिवहन, दूसरा हो जाएगा संग्रहण, तीसरा हो जाएगा बीमा, चौथा हो जाएगा जोखिम वहन, पांचवा हो जाएगा बाजार और छठा हो जाएगा वर्गीकरण। ओके, ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट यहीं पे समाप्त होती है, एक पीडीएफ तो, और आगे और भी इसी तरह की पीडीएफ्स लाता रहूँगा मैं, जिन्होंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे हम। और अदर सब्जेक्ट्स के भी अगर आप कहेंगे तो वो भी लाऊंगा मैं क्लासे। आप कहेंगे अकाउंट्स या मैथ्स या हिंदी, इंग्लिश या इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की इस तरह के पीडीएफ्स बना के मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे और आप क्लासेस को लाइक करेंगे, सही रेस्पॉन्स आएगा आपकी तरफ से। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नई सीरीज़ के साथ में, जिसमें कुछ और अलग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, समझ में आई है, तो इसको लाइक कीजिए और अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उन तक भी पहुँचे, उन्हें भी पता चले, वो भी पढ़ें, आप भी पढ़ें, दूसरे अपने साथियों को भी पढ़ाएं, उन्हों को भी बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट क्लास डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।